Audio Jungle. Audio Jungle. Chill Music Studio. Chill Music Studio. Chill Music. अभी यहाँ पर हम एम्स हॉस्पिटल टीबी सेंटर पे आए हुए हैं। जो पिछले साल से कोविड पेशेंट यहाँ तकरीबन मतलब डिस्चार्ज वो शक्ल में होकर जा रहे हैं। उनका पूरी तरीके से 100% कोविड जो है पॉजिटिव जो पेशेंट आ रहा है तो नेगेटिव होके जा रहा है। तो यहाँ पर उस ताल्लुक से हम एम्स हॉस्पिटल में उमेश रायते सर के पास आए हुए हैं। उस ताल्लुक से उनसे पूछते हैं जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिछले साल से, मतलब कहीं पेशेंटों का इन पर विश्वास जो बैठा है, तो उस ताल्लुक से हमारे को ऐसा लगा है कि इनकी बाइट लेकर इनका मैसेज बाहर तक जाना चाहिए। जो आज मतलब जिस तरीके से अफरा तफरी है कि पेशेंट जो मतलब एजेड है, ओल्ड एज है, जिसका 50 साल 55 साल 60 साल 70 साल ऐसे जो एजेड पेशेंट है वो एडमिट हो रहे हैं। एडमिट होने के बाद उनको लग रहा है कि मैं रिटर्न ही नहीं आऊंगा, कहीं ना कहीं उनको डर है। तो उस ताल्लुक से उन्होंने अपने आप का ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं। क्लिनिक में वक्ती तौर पे जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो लेकर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उस वजह से उनकी घर पे भी डेथ हो रही है। और जिस तरीके से मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बताया जा रहा है कि जो मैसेज बाहर आ रहे हैं कि पेशेंट को अंदर अच्छा लेकर जा रहे हैं और 1 घंटे में बता रहे हैं कि आपका पेशेंट सीरियस है, उसके 5 मिनट 10 मिनट के बाद आकर बता रहे हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई। तो उस ताल्लुक से सर का क्या बोलना है, उनसे बात करते हैं। सर आपका पूरा नाम बोलिए। मैं डॉक्टर उमेश नारायण राव रहते एम्स हॉस्पिटल टीबी सेंटर औरंगाबाद, यहाँ पे आईसीयू इंचार्ज और चेस्ट फिजिशियन बोल के लगभग लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा हूँ। तो सर पिछले साल से आप जो मतलब कोविड पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहे, तो यहाँ से तकरीबन मैंने बाहर से सुना, मेरा आपसे आमना सामना आज हुआ फर्स्ट टाइम, और कुछ पेशेंट की भी रिक्वायरमेंट थी कि सर का आप जाकर खास करके इंटरव्यू लीजिए, बाइट लीजिए, क्योंकि हमारे खुद के घर के पेशेंट मेरे साथ तो मौजूद है, नदीम भाई बोल के, उनके खुद के भी पेशेंट जो है यहाँ से रिकवर होकर गए। तो उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया कि सर का एक बार इंटरव्यू लेना चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और उस ताल्लुक से आप उनका मैसेज बाहर तक दीजिए। तो सर आप बोलिए, कोविड के ताल्लुक से आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं? लगभग 1 साल से हम एम्स हॉस्पिटल में कोविड सेंटर चालू किया है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल सर ने बोला कि सर आपने को कोविड सेंटर चालू करने का है। मार्च 22 को अपने पास लॉकडाउन 2020 में लॉकडाउन हुआ था। उस टाइम हम भी सब डॉक्टर लोग घबरा रहे थे कि कोविड आपने को हो जाएगा, फैमिली को हो जाएगा सब। लेकिन जब हमने बोला कि नहीं आपने को करने का ही, तो हमने हमारा 40 बेड का हॉस्पिटल था, तो हमने अप्रैल 2020 में कोविड सेंटर चालू किया था और तभी से अभी तक कंटिन्यू कोविड सेंटर चालू है। जो पहली लाट आई थी 1 साल पहले, उस टाइम हमने कम से कम 2,500-3 हज़ार पेशेंट तक ट्रीट किया। पहली लाट में जो था कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस या WHO को या यूनिसेफ की जो गाइडलाइंस थे वो सब क्लियर नहीं थे कि क्या रेमडेसिविर नहीं था, टोसिलिजम नहीं था, ऑक्सीजन की कमतरता थी, किसको कोविड हुआ है डर पैदा हुआ था। डॉक्टर को सब पॉलिटिशियन या लोगों को रिलेटिव का जो दड़पन था या बेड नहीं मिल रहा था, ऐसी सब चीज़ें थी। तो वो चीज़ें फर्स्ट कोविड में जो हुआ था लास्ट ईयर में, तो उसी टाइम में भी अपन ने सब कोविड का सब ने मिल के सामना किया और उसमें भी हमने पेशेंट 2,500-3 हज़ार बाहर निकाले। उस टाइम जो पेशेंट का जो ये था, तो उम्र का अपन ने ये किया, तो उम्र में 50 साल 60 साल 70 साल ऐसे लोगों में ज़्यादा था। तो उस टाइम में भी 1% मॉर्टेलिटी थी और वो फेज से अपन बाहर निकले। लेकिन अभी सेकंड फेज जो अभी अपन 1.5-2 महीने से अपन देख रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी से फैल गई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट पूरा से पूरा ऐसा है कि पॉजिटिव हो रहा है, एक घर, कभी आजू का घर बाजू का घर, ऐसा लग रहा है 10 पॉजिटिव 15 पॉजिटिव। और लोगों का डर पैदा था कि एक बार अभी कोविड हो गया, हॉस्पिटल में गए, जिसको BP है, शुगर है, दिल का दौरा है, उम्र 50 के ज़्यादा 60 के ज़्यादा है, तो अभी घर नहीं आएगा। अभी मेरा तजुर्बा बोल रहा हूँ कि मेरी टीम जो है, मैं डॉक्टर उमेश रायते, मेरे साथ डॉक्टर भाईती सर, हमारे सब RMO है, डॉक्टर शैलेश जायसवाल, डॉक्टर नदीम सर, तो इन्होंने सब जो
मुझे जो प्रोत्साहन या मुझे जो बैकबोन बोलते और हमारे डायरेक्टर साहब ने वो बहुत दिया है हम दोनों फिजिशियन को और हमारी टीम को। तो इन्होंने क्या किया है कि जो लास्ट टाइम हमारे से जो भी कमतरता थी, जैसे कि अभी लोगों में डर पैदा हुआ है कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, टोस्लिजुमाब इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने सबसे पहले फरवरी 2021 में ऑक्सीजन प्लांट बिठाया। ऑक्सीजन प्लांट बिठा के 70 या 75 ऑक्सीजन के सिलेंडर वो मशीन जो है खुद नेचुरली बना देती है। तो पहला जो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन का वो हमारे से छूट गया। सेकंड, अभी लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक में रेमडेसिविर ले रहे हैं, ये मिल रहा है ये। मेरा मानना ये है कि सब पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं लगता है। जिनका स्कोर 14-15 है, जिनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन 80 के नीचे जा रहा है, जो लोग बुजुर्ग है 70-72 साल के या उनको डायबिटीज़ है, शुगर है, ये लोगों में रेमडेसिविर देते हैं। ऐसा नहीं कि रेमडेसिविर दिया, टोस्लिजुमाब दिया, 100% पेशेंट अच्छा हो जाएगा। तो लोगों ने पहले ये करना चाहिए कि जहाँ पे पेशेंट एडमिट है वहाँ से अपने को गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है तुम्हारा कोविड का रिपोर्ट, तुम्हारा सिटी स्कैन का रिपोर्ट और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये अगर तुम देते हो तो जो गवर्नमेंट के रेट है वो रेट से ही पेशेंट को रेमडेसिविर या टोस्लिजुमाब जो भी है वो अभी गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। लोगों ने ब्लैक में जाके गर्दी या करके या छुपा छुपी करके कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के सिलसिले में बोलेंगे तो उसके साथ सिर्फ रेमडेसिविर नहीं तो अलग जो ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक देना जरूरी है, खून पतला होने के इंजेक्शन देने जरूरी है, विटामिन सी, जिंक, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब चीज़ें ये भी देना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को हिम्मत, उसका हौसला बढ़ाने का काम जो भगवान ने सबको दिया है और हम डॉक्टरों को भी दिया है, हम वही करते हैं। हमारी टीम पूरी वही करती है कि पेशेंट को गले में हाथ डाल के, हाथ में हाथ मिला के हम आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये जो अभी 2 महीने का सीज़न है उसमें से कम 1200 से 1500 पेशेंट अभी हमने यहाँ से अच्छे होके घर गए वाले, उसमें भी 1% मॉर्टेलिटी है। जो इसने लेट किया है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं, सिर्फ सर्दी है, खांसी है, मैंने घर से ही दवाई ली, तो वो लोग सीरियस होके आ रहे हैं, वेंटिलेटर लगा रहे हैं। अभी वेंटी भी मेरे पास 12 से 13 वेंटिलेटर चालू है। तो ये जो सब चीज़ें हैं लोगों ने ये समझना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत सिटी स्कैन करना चाहिए और ट्रीटमेंट अगर टाइम पे लिए तो मैं बोलता हूँ कि मॉर्टेलिटी होंगी ही नहीं। ठीक है। तो सर, जिस तरीके से आपने मतलब पिछले साल 2020 में जो ट्रीटमेंट दिए कोविड पेशेंट को, तो अपने इंडिया में उस चीज़ का मतलब ट्रीटमेंट नहीं था, तो आपने क्या ट्रीट किए सर? उस टाइम जो था, जो रेमडेसिविर उस टाइम नहीं था, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और हमारे एक्सपीरियंस से अगर पेशेंट स्मोकर है, अगर पेशेंट को अस्थमा की बीमारी है या दिल की बीमारी है तो उसको पहले हम ट्रीट करते थे। और कोविड भी पॉजिटिव आया तो कोविड के लिए गवर्नमेंट में एससीक्यू टैबलेट, आइवरमेक्टिन टैबलेट, फेविफ्लू टैबलेट उस टाइम निकाली थी, तो वो भी अपने सब पेशेंट को चालू किया था और उसके बाद रेमडेसिविर का जन्म हुआ है और उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छे है। लेकिन मेरा यही बोलने का है कि ये इंजेक्शन से 100% कोविड जाएगा ये नहीं। तुम्हारे दिल में अगर कोविड है और तुम्हारे डर है तो वो जल्दी निकाला तो कोविड सबसे जल्दी अच्छा हो जाएगा। सर, पिछले साल में ये हालत थी अपने शहर में, औरंगाबाद में, अगर कोई अदर मोहल्ले में कहीं भी अगर एक पेशेंट आता तो इतना डर का मामला था कि औरंगाबाद शहर में कोरोना पेशेंट आ गया। और आज ये हालत हो गई कि हर घर में मतलब 2-3 घर छोड़ के पेशेंट हो गए। तो उस बारे में भी मतलब जो पब्लिक में जिस तरीके से डर नहीं देख रहा हूँ मैं, मार्केट में जो रश हो रहा है, जो फिर रहे हैं बिला वजह घूम रहे हैं, ज़रूरत के लिए घूम रहे हैं या उनकी तकलीफ़ों को लेके कुछ वजह से जो भी वजह से निकल रहे हैं, लेकिन वो जो डर पिछले साल था तो आज वो डर नहीं है। तो क्या कोरोना जैसे महामारी मतलब वो पिछला जो फर्स्ट जो दौर गुजरा उसमें ज़्यादा थी या अभी ज़्यादा है? कोरोना का जो अभी स्ट्रेन है वो वही है, महामारी जो है वही है, लेकिन लोगों का डर जो है वो डर सिर्फ गया है। चलो मेरे को एक बार कोरोना हो गया, अभी मेरे को कोरोना नहीं होगा। मैंने रोज़ इतना मैं जिम जाता हूँ या मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। ये लोगों ने सबसे पहले डर, जो मैं बोल रहा हूँ कि डर तुम्हारे अंदर मत रखो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो अपने को रूल्स रेगुलेशन या डॉक्टर लोगों ने जो रूल्स रेगुलेशन बोले कि थोड़ा डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं उसको, रेगुलर सैनिटाइज़र करो, वो करना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी रखना चाहिए। और सेकंड, बिना वजह बाहर घूमना नहीं चाहिए। अपन रोड पे देख रहे हैं कि दिन रात अपने जो बड़े भैया अपन जिसको बोलते हैं पुलिस कर्मचारी है, जो लेडीज़ पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, उनकी भी फैमिली है, बिना वजह गाड़ी निकाली दोस्त के साथ घूम रहे, कहाँ जा रहे तो इधर जा रहे, झूठ बोल रहे कि इधर जा रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ, पाव लेने जा रहा हूँ। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही अपना घर पॉजिटिव है, उसकी वजह से भी बाजू का भी घर पॉजिटिव हो सकता है, इसकी वजह से वो फैल रहा है। पहले जो कोविड था वो कम फैल रहा था, एक पेशेंट कम से कम 4 या 5 दिन में लोगों को फैल रहा था। अभी का जो कोविड का स्ट्रेंथ है वो विदिन आवर्स या 2 आवर्स में बदल रहा है और 1 जन से 10 जन को फैल रहा है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर घूमना नहीं चाहिए, मैं लोगों को इतनी विनती करता हूँ। सर अभी रेमडेसिविर जैसा आप बताए, जैसा बाहर ब्लैक भी चल रहा है उसका, जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि वो खुद भी यहाँ से सजेस्ट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर रहे हैं कि आपका जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वहाँ पर जमा हो के आपको रेमडेसिविर गवर्नमेंट से इश्यू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक से अगर लेते हैं तो उसका नेचुरल मतलब उसका एमआरपी क्या होता है सर, रेगुलर में एमआरपी कितना होना चाहिए? अभी गवर्नमेंट ने हर कंपनी के रेट जो है अलग अलग रखे वाले हैं, तो गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम तुमने देखा तो 2000 के अंदर ही 890, 1490 और 2000 ऐसे 3 रेट रखे वाले, जो कंपनी के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से लेके गवर्नमेंट ने खुद रखे हैं, और वो हिसाब से सबने इंजेक्शन लेना चाहिए। बाहर ब्लैक में 10,000 में मिल रहा है, 25,000 में मिल रहा है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा अगर पेशेंट सही में पॉजिटिव है, डॉक्टर को सही में लग रहा है इंजेक्शन देने की है, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लो, प्रिस्क्रिप्शन लेके अटेस्टेड करो, उसको साइन ले लो, वो आपका रिपोर्ट लगा दो, और जहाँ पे एडमिट है वहाँ पे मेडिकल वाले से तुम कोऑर्डिनेट करो। मेडिकल वाला आपके साथ आता है, कलेक्टर ऑफिस में जाता है, और सब हॉस्पिटल में जितने 30-40 पेशेंट है उसकी लिस्ट से वो इंजेक्शन लाके गवर्नमेंट के रेट से अपने को इंजेक्शन मिलता है। अच्छा सर, अभी जिस तरह से महामारी है, ऊपर से लॉकडाउन जो है, ब्रेक द चेन जो लगा हुआ है, अभी लोगों का कारोबार खता ही नहीं है। पिछले साल से बहुत ज़्यादा लोग अपने आप में बहुत परेशान है, मतलब आज खाने को पैसा नहीं है, लेकिन जब जान पे बनाती तो आदमी 20,000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 XYZ जो भी रेट, अगर ब्लैक से उनको इंजेक्शन लगता है, क्योंकि जो डर रहता है, जो डॉक्टर मतलब बता देते ये चीज़ अर्जेंट सर्टेनली लगेंगे, आपके पेशेंट को अर्जेंट होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत से डॉक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके बारे में किसी और डॉक्टर को खिलाफ करो, मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ मतलब डॉक्टर को भी एक मैसेज जाना चाहिए दूसरे अदर हॉस्पिटल के, कि आप मतलब सर्टेनली जिसको बोला जाता है उसको अर्जेंट अगर ज़रूरत है तो ही उसको अर्जेंट बोलिए। अगर आप एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं, अरेंजमेंट करके दे सकते हैं, तो उनको एडजस्टमेंट करके आप दे सकते हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। क्यों, तो क्या होता है, बात पैसों की नहीं रहती सर, बात जान की रहती। सामने वाला यही देखता मेरे को भले ब्याज से पैसा लेना पड़े या किसी से कर्ज लेना पड़े, या मैं मेरा कुछ भी बेच के या घर गिरवी रख के या प्लॉट बेच के मैं मेरे पहले जो भी पिताजी है, जो भी उनके कज़न, जो भी रिलेटिव रहते, मैं उनको पहले अच्छा करूँ। तो 20-20 हज़ार रुपये में जो इंजेक्शन है, 15,000 जैसा आपने बताया, ये ब्लैक से लोग बेच रहे हैं, तो ये लोगों को आप क्या बताएंगे, क्योंकि इनकी तो जान पे बनाई। अब ये लोग ऐसा कर रहे तो उनको क्या बोलेंगे सर, आप उनको क्या मैसेज देंगे सर? मैं सबसे पहले ये लोगों को बोलूँगा कि तुम एडमिट कहाँ हो रहे हो। गवर्नमेंट ने रजिस्टर कोविड सेंटर बनाए हैं, जहाँ पे कोविड सेंटर है वहीं पे ही तुम एडमिट हो जाओ। जहाँ पे कोविड सेंटर नहीं है वहाँ पे अगर एडमिट हो जाओगे तो उनको गवर्नमेंट से इंजेक्शन नहीं मिलते। बाद में वो बोलेंगे कहीं से भी लाओ, तो आपको ब्लैक में ही लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर है, जैसे एम्स हॉस्पिटल ऑथराइज सेंटर है, तो गवर्नमेंट अपने को गवर्नमेंट के ही रेट से इंजेक्शन देती है और वही से इंजेक्शन लेना चाहिए। लेकिन सर अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके मतलब जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको जो माइंड में फाइट बैठा हुआ है, जो डर है कि गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि बॉडी जारी तो फ्रेश है, अब वो अगर कोरोना पॉजिटिव है तो बॉडी को शनाख्त के लिए बताया भी नहीं जाता उनकी फैमिली को। उनको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से कि भाई पेशेंट की किडनी तो नहीं निकल गई कुछ, तो वो डर के वजह से लोग, जैसा आपने बताया कि होम क्वारंटाइन बोलो या फिर कोरोना सेंटर जो बना हुआ है अपना, तो वहाँ पर होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट को लेके जो डर बैठा हुआ है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम कर रही है। अभी तुम मेल्टॉन हॉस्पिटल देखोगे, 300 बेड का हॉस्पिटल है औरंगाबाद में। मैं बोलूँगा कि अपने मराठवाड़ा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 50-50 वेंटिलेटर चल रहे हैं और लोगों को बेड भी मिलता है। मैं ये बोलूँगा कि लोगों में जो डर है कि गवर्नमेंट में आदमी जाता है तो बाहर आता है, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट में जितने भी डॉक्टर हैं सब MD आज काम कर रहे हैं। मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल घाटी से ही MBBS किया हूँ, KM हॉस्पिटल बॉम्बे से मैंने MD किया है। गवर्नमेंट में लोग 12-12, 14-14 घंटे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो किया है सबसे अच्छे किया है। और तुमको अगर गवर्नमेंट में एडमिट हो गए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है इंजेक्शन। प्राइवेट में एडमिट होने का है तो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑथराइज किए वहाँ पे तुम एडमिट हो जाओ। अच्छा ठीक है सर, अभी जिस तरीके से आपने बताया मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अभी ये जो वैक्सीन को लेके जो मुद्दा है, येडिकल मैडम जो है घाटी डीन, उन्होंने 2 बार वैक्सीन ले चुके हैं। नीता पाडुलकर हेल्थ डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने 2 वैक्सीन लिया, अस्तिक कुमार साहब ने लिया, मनपा आयुक्त।
तो ये लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं सर। तो अभी ये मतलब मैसेज इसका क्या जाएगा, इसका बाहर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? वैक्सीन लेने के बाद भी मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं सर। तो अभी ये मतलब मैसेज इसका क्या जाएगा, इसका बाहर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? सर आपने बराबर बोला है। अभी बड़े लोगों को ही अगर वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड हो रहा है तो लोगों में डर पैदा हो रहा है कि भाई डॉक्टर लोग ही वैक्सीन ले रहे हैं और वही पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमने लिया तो हमारा क्या होगा। मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि वैक्सीन अभी मेरे पास आज के दिन में 80 पेशेंट एडमिट है, उसमें से 13 या 14 पेशेंट जो वैक्सीन लिए वाले वो एडमिट है। और पूरे सेकंड फेज में अभी तक मैंने 1200-1500 पेशेंट ट्रीट किए, उसमें से 90-100 लोग जो है वैक्सीन लेके एडमिट हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैक्सीन लिया उसकी वजह से कोविड हुआ है। वैक्सीन लेने के बाद जैसे अपन बच्चों को BCG पोलियो का वैक्सीन देते हैं उसको भी थोड़ा बुखार आता है, तो अपनी जो अंदर की एंटीबॉडी जो है वो अंदर की एंटीबॉडी जो है वो अपने को रेडी करती है। तो ये कोविड के जो वैक्सीन लिया है उसकी वजह से पेशेंट को जो है आईसीयू नहीं लगा, ऑक्सीजन नहीं लगा, उसके बाद उनको आईसीयू भी नहीं लगा। और मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है और वैक्सीन लेने के बाद एडमिट हुए 100% पेशेंट घर गए हैं। अभी तुम बोलोगे वैक्सीन लिया है इसकी वजह से हुआ, नहीं, वैक्सीन लिया उसकी वजह से नहीं हुआ। वैक्सीन लेने के बाद पेशेंट को बुखार आता है, आप डर जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, आपको डायबिटीज है, शुगर है, कभी कभी वो पेशेंट में CT स्कैन में सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद पेशेंट कभी कभी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हुआ तो भी डरने की बात नहीं है। वैक्सीन लिया उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिला, लगा नहीं, उसकी वजह से आईसीयू भी नहीं लगा। मेरा एक भी पेशेंट जो उसने वैक्सीन लिया है और वो मेरे पास एडमिट हुए हैं, वो एक भी भगवान के पास नहीं गया, वो अपने घर ही गया। तो लोगों को मैं बोल रहा हूँ सबने वैक्सीन लेना चाहिए। 2 वैक्सीन के डोज है, पहला वैक्सीन का डोज लो, उसके बाद 6 या 4 या 8 के बीच डोज लो। जब आपको पहले से बुखार है, आपको पहले से खांसी बुखार है और आप वैक्सीन ले रहे हैं, ये गलत है। अगर तुमको पहले से खांसी बुखार है, आंख में दर्द है, सर दर्द है, तो 2 दिन रुको, आपके डॉक्टर से तुम कोऑर्डिनेट करो कि भाई मैं वैक्सीन लूँ क्या। पहले से आपकी शुगर बहुत बड़ी वाली है, 500-550 घर में, शुगर कंट्रोल में नहीं है और तुम वैक्सीन ले रहे हो, तो वो इम्यूनिटी जो है आपकी और डाउन हो जाएगी। एंटीबॉडी की वजह से आपको फीवर भी आ सकता है। पेशेंट अगर स्टेबल है, सब चीज़ें हैं, बुखार है, तब वैक्सीन लेना चाहिए और सबने वैक्सीन लेना चाहिए। अच्छा सर, आपके पास में जैसा पेशेंट तो उसकी मतलब बीमार की जो स्टेप रहते हैं कोरोना की, वो स्टेप के हिसाब से आप पेशेंट को एडमिट करें। किसी को 3 दिन, किसी को 8 दिन या किसी को 15 दिन। अगर 15 दिन एडमिट है आपके पास में, मान लो कि सपोज उसमें 2-3 दिन ICU के, तो उसको कितना चार्ज पे करना होगा सर आपके पास? अभी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस से सब हॉस्पिटल में बिलिंग होता है। बिलिंग अभी लोगों को डर ये है कि ICU में रख गया तो 20-20 हज़ार रुपये रोज का बिल लग रहा है। पेपर में तुम न्यूज़ देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल ने 10 लाख रुपए बिल किया, 5 लाख रुपए बिल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नहीं लगता है 4,000 रुपये रोज, पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है 7,500 रुपये रोज, पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है 9,000 रुपये रोज, दवाई बोले अलग। इसमें कौन सी भी चीज़ आपने सेंट्रल लाइन डाला है, इंट्यूबेशन किया है, पेशेंट को शॉक दिए या क्रॉस रेफरेंस किए हैं कि किडनी का डॉक्टर देखे गया या ये डॉक्टर देखे गए, तो ये कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ ये 4,000, 7,500 और 9,000। और मैं बोलता हूँ कि जो पेशेंट को फैबिफ्लू दिया है वो पेशेंट 6 या 7वें दिन घर जाता है। जो पेशेंट को रेमडेसिविर दिया है 2-3 लीटर ऑक्सीजन है, वो 8वें दिन घर जाता है। सिर्फ जो वेंटी के पेशेंट है उसको 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं और उसमें कभी कभी पेशेंट की जान को भी धोखा हो सकता है। बिलिंग गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है और कैपिंग किया है। ये जो बिलिंग है हम हॉस्पिटल वाले नहीं बनाते, ये बिलिंग पहले जो हम बना के पेशेंट के रिश्तेदार का नंबर लेके उनकी साइन लेके अब हर हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने, तहसीलदार ने एक गवर्नमेंट का आदमी दिया है, उसको फैक्स जाता है कि ये पेशेंट ये डेट से एडमिट है और इनका बिल ऐसा ऐसा है। पहले गवर्नमेंट चेक करती है, उसके बाद गवर्नमेंट के लोग जो है उसके रिलेटिव को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा बिल बराबर भरो, उसके बाद ही हॉस्पिटल बिल लेता है। अच्छा सर, ये तो हो गया आम आदमी, लेकिन ये जो गरीब तबके के अगर लोग हैं तो आपके पास हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है इलाज कराने की आपके पास, लेकिन उनको जान से बेहतर कुछ नहीं समझते और उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसमें क्या मतलब उनको सजेस्ट करते हैं या आपकी तरफ से कुछ गाइडलाइन देते हैं या आपकी तरफ से कुछ कॉपरेट करते हैं? अभी हर आदमी एजुकेटेड है या नहीं है ये अपन बोल नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र में गरीब लोग बहुत है, औरंगाबाद में आजू बाजू के 3 गाँव में बहुत है। एम्स हॉस्पिटल ये ऐसा है, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें बोलेंगे तो सब चीज़ें, डॉक्टर तो सब हॉस्पिटल में रहते हैं नहीं। इंश्योरेंस कंपनी आप देखेंगे अभी हर आदमी इंश्योरेंस लगा रहा है कि मुझे प्राइवेट का इंश्योरेंस चाहिए, तो सब प्राइवेट फैसिलिटी मेरे पास है। सेकंड, मेरे पास जो है ESIC वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो एडमिट हो गया उसके लिए ESIC है, उसको भी 1 रुपया नहीं लगेगा।
मिलिट्री की सर्विस है, जो लोग मिलिट्री में थे रिटायर हो गए उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए भी सब फ्री में है। उसके बाद जो अपना पुलिस बांधव है उनकी फैमिली को कुछ होता है तो पुलिस कर्मचारी के लिए भी मेरे पास टोटल पुलिस जिसको MTKY बोलते हैं वो फ्री है। और जिसके के पास कुछ भी नहीं है और वो बहुत गरीब है तो उसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले योजना जो राशन कार्ड पे बोलते हैं उसके भी हम करते हैं। तो कौन से पेशेंट को अगर बेड है और उसके पास पैसे नहीं तो हम कभी भी वापस नहीं देते। अच्छा सर, ये महात्मा गांधी का जो स्कीम है ये स्कीम तो एक बीमारी पे डिपेंड करता है, तो कोविड के पेशेंट को भी आप स्कीम लागू करते हैं? कोविड के पेशेंट को भी अपनी लागू कर सकते हैं। जो पेशेंट दारिद्र्य रेशे में आता है उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास राशन कार्ड है, दारिद्र्य रेशे का कार्ड है और पेशेंट बहुत ही सीरियस है तो ICU में है, वेंटिलेटर उसको जो लग रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने को पैकेज दिए वाला है, उसमें भी अपन गवर्नमेंट को ये करके उसमें भी पैकेज लेते हैं। सर आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गांधी है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ एम्स हॉस्पिटल। अच्छा सर, अभी रायते सर ने जिस तरीके से बताया यहाँ पर पिछले साल 2020 से जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं कोविड पेशेंट भी जो पॉजिटिव थे नेगेटिव यहाँ से किए, जितनी चीज़ें अवेलेबल हो सकती थी उतनी अवेलेबल करके पेशेंट को डिस्चार्ज किए हैं। मतलब पेशेंट तकरीबन मैसेज बाहर से मिला है एम्स हॉस्पिटल के ताल्लुक से कि पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और यहाँ से कोई फीस का भी कोई ओवर रिचार्ज नहीं लिया जा रहा है, जो ज़रूरी है जो हक है उतना ही लिया जा रहा है। तो सर उसके बारे में आप क्या बोलिए? देखिए, कोविड लगभग 1 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोविड अमीरों को होता है या गरीबों को होता है, हर पॉपुलेशन को होता है। और गरीब आदमी कहीं पे गवर्नमेंट के सिवा कहीं और ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। हमने जयसवाल सर ने, रायते सर ने, हम सब लोगों ने मिलकर मीटिंग लेके डिसाइड किया है कि मिनिमम जितने कम से कम कॉस्ट होगा उसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। इसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बना है। इवन हमारे पास ECHS, MTKY, महात्मा ज्योतिबा फुले सारे स्कीम है, तो काफ़ी पेशेंट के इलाज फ्री में भी हुए। फ्री मतलब गवर्नमेंट से ही आता है पैसा, बट हमने फ्री करा के दिया। तो कॉस्ट का देखा जाए तो प्राउडफुली बोलता हूँ कि आई थिंक मैक्सिमम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में हमारा इलाज सबसे सस्ता होता है और आउटकम भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास 23 स्कोर, 24 स्कोर, 21 स्कोर, 18 स्कोर वाले काफ़ी सारे अच्छे होते गए हैं। इवन कुछ पेशेंट काफ़ी सारे लोग फीडबैक भी देने आते हैं। और स्टार्टिंग हमने 20-25 बेड से की थी, लेकिन अभी जो पेशेंट अच्छे होके गए उनके रिलेटिव बाकी सब पेशेंट भेजते रहते हैं। तो ऊपर वाले की तरफ से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो सर अभी आपके पास में बेड कितने अवेलेबल हैं, बेड कितनी? फिलहाल हमारे पास स्टार्ट किया था तब हमारे पास 40 बेड्स थे, लेकिन कोविड के जैसे जैसे कोविड बढ़ रहा है जैसे हमने बेड बढ़ाते गए और आज हम 86 बेड चला रहे हैं, जिसमें 24 बेड ICU के हैं, 12 बेड HDU के हैं और बाकी वार्ड के हैं। सारे के सारे बेड ऑक्सीजन के हैं और हमारे पास 8 वेंटी है। वैसे 6 वेंटी वर्किंग है, लेकिन अगर इमरजेंसी लगता है तो हम हमारे ऑपरेशन थिएटर का भी वेंटी यूज़ करते हैं। तो सर यहाँ पर इमरजेंसी में अगर 24/7 यहाँ पर सर्विस दी जाती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एज लॉन्ग एज हमारे पास बेड अवेलेबल है हम किसी पेशेंट को नहीं लेते। एक पेशेंट को मिनिमम कितना चार्ज लगता होगा यहाँ 3 दिन अगर एडमिट है? जी, ऐसा नहीं रहता है। पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है यानी क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग लगती है, नहीं ICU लगता है, वेंटिलेटर लगता है, इन सब पे चार्जेस डिपेंड करते हैं। लेकिन जो नॉमिनल पेशेंट रहता है जिसका स्कोर 6, 7, 8 रहता है उसको ऑन एन एवरेज 28 से 30 हज़ार रुपये पूरे हॉस्पिटल स्टे का चार्जेस लगते हैं और उसके साथ दवाई चार्जेस उनको अलग से देने पड़ते हैं। वही अगर क्रिटिकल पेशेंट होता है तो उसका डिपेंड करता है कि वो कितने दिन रहता है, कितने दिन वेंटिलेटर पे रहता है, सारी चीज़ें। सर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो मतलब वो पूरी तरीके से ये कंडीशन होती है कि वो मतलब 500 रुपये भी पर डे नहीं पे कर पाते। उसमें से आज जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल है आपका, है ना, और प्राइवेट में आपको भी आपका स्टाफ को भी देखना होता है, आपके पास डॉक्टर है, सारी चीज़ें मेंटेनेंस देखना पड़ता है। उसके बाद में अगर ऐसा कोई गरीब आ जाता है आपके पास तो जिसकी कैपेसिटी है नहीं लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी होता है, उसकी जान पे बनाती है सर, बिल्कुल, तो उसको आप क्या करते हैं सर? हमारे पास महात्मा ज्योतिबा फुले का स्कीम है जिसमें से अगर पेशेंट की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इलाज ज़रूरी है तो हम उनको एनरोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अप्रूवल आता है, कभी नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम हम एनरोल करा के पेशेंट का इलाज करा लेते हैं। उसमें पेशेंट को सिर्फ जो महंगी दवाइयाँ हैं उसका खर्चा खुद करना पड़ता है, बाकी रूटीन दवाइयाँ, हॉस्पिटल स्टे सारा के सारा उसमें कवर हो जाता है। अच्छा सर, उसमें मैंने देखा है जैसे ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जैसे MGM जो भी पहले के जो टेस्ट होते हैं सर, वो पहले के टेस्ट अपने खुद के खर्चे से करने के लिए बोलते हैं। अप्रूवल आता है कब? टेस्ट के बाद में जब बीमारी शो होती है ओपन होती है या इनको ऑपरेशन जरूरी जो भी एक्सपेंसिव जो चीज़ का ऑपरेशन है, सो 1.5 लाख 2 लाख रुपये जो भी खर्चा होता है उसके बाद में ही उसमें मतलब अप्रूवल आने में ये चीज़ होता है। लेकिन जो पहले जो खर्च लगता है उसके पास उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है सर।
तो उसको क्या करते हैं सर, अगर ऐसा पेशेंट आता है आपके पास तो? यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। वो जो दवा जो उनके टेस्ट वगैरह भी होते हैं वो 8-10 हज़ार के बीच नहीं रहता है, ऐसे 1500 रुपये तक या 1200 रुपये तक रहता है, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सभी की रहती है। इन केस ऐसा गरीब पेशेंट आ भी जाता है जिसका कुछ नहीं है और जो स्कीम में बैठ सकता है तो हम वो फ्री में करा के देते हैं। अच्छा, मतलब पहले के टेस्ट भी आप स्कीम में अटैच कर लेते हैं? यस, डिपेंड कि पेशेंट कैसा है, पेशेंट कौन सा है, उसका कौन से स्कीम में बैठता है, ये सारी चीज़ें उस पर गौर करके अपन उसमें डिसाइड करते हैं। अभी सर ने बताया, थोड़ी देर पहले रायते सर से बात हुई, सर ने बताया कि यहाँ पर कोविड पेशेंट भी अगर है, कोविड पेशेंट को भी स्कीम में बैठाते हैं हम यहाँ पर, मतलब वो कैसे, मतलब क्या रूल्स है उसके? कैसे रहता है, हर एक जो पैकेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिए हैं उस पर डिपेंड करता है। वो पेशेंट टिपिकल पैकेज में बैठना चाहिए, जैसे कि अगर वेंटिलेटर बेड का अलग से है या फिर O2 बेड का अलग से, तो हर के अपने अपने अलग पैकेजेस है। अगर पेशेंट उसमें बैठता है तो ये अप्रूवल के लिए सेंड करते हैं। थैंक यू। अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने इनकी जो विचार थे, इनकी जो सोच थी, वो मतलब जनता के सामने लाए। रायते सर ने भी अच्छा मैसेज दिया, और रायते सर मतलब खुद से अच्छा मैसेज ना देते हैं। हमारे पास कुछ पेशेंट के रिलेटिव थे, उन्होंने भी सर के बारे में काफ़ी तारीफ़ की है, तो उस तारीफ से हम यहाँ पर उनका बाइट लेने के लिए आए थे। हमारा मकसद ये नहीं है कि ये डॉक्टर को हाईलाइट करना है, हमारा मकसद ये है जो अच्छा काम कर रहे हैं, दुआ ले रहे हैं, गरीबों की भी दुआ ले रहे हैं बड़े, क्योंकि आज जान बची लाखों का है। आज मतलब लोग ये बोलते हैं कि पैसा गया बांधा नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। जिस तरीके से डर का मामला जो बैठा हुआ है अपने आप में, एक डर है कि मेरा एजेड बाप है, ज़ईफ़ है, एजेड है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, इनके पास मैंने देखा 80 साल, 85 साल, 94 यानी 94 साल ऐसे भी पेशेंटों को उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, और वो माशाल्लाह मतलब अपने आप में एक मुतमईन होके गए, और पेशेंट ने इनको दुआएं दिए। तो उस दुआएं को लेके इनका जो स्टाफ भी काम कर रहा है, ये स्टाफ को भी सलाम है, डॉक्टर को भी सलाम है कि ये मतलब इसी कोरोना जैसी महामारी में अपने आप को सेफ ना रखते हैं, अपनी फैमिली को जोखिम में डालते हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है जो मतलब एक दूसरे को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन जब इनके पास में बीमार जो आ जाता है, कोई मेंटेन को भी नहीं सोचते, ना कोई सोशल डिस्टेंस को देखते हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे पास पेशेंट आया, ये अच्छा होकर जाना चाहिए यहाँ से। मैं इनकी तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, जो मैसेज बाहर से मिला पेशेंट के रिलेटिव जो बोले, मैं उस ताल्लुक से आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए नदीम साहब से उनकी राय लेते हैं, जैसा अभी रायते सर ने बताया, वायते सर ने बताया, अभी इनका क्या बोलना, नदीम साहब का क्या बोलना, क्योंकि नदीम साहब भी यहाँ काफ़ी समय से जो मतलब सेवा का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जुट लगी हुई है, उनकी टीम वर्क कर रही है। पेशेंट यहाँ से पॉजिटिव, पेशेंट नेगेटिव होकर जा रहे हैं, पेशेंटों की दुआ इनके साथ है। इनका क्या बोलना है? देखो, पहले तो कैसा है, एम्स हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। दोनों फिजिशियंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और उनके एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे मॉर्टेलिटी जो है, जो डेथ रेट है, वो बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट्स ने जो है ना, उनके रिलेटिव्स ने जो है पेशेंट को कोविड सेंटर में या बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। जो रेमडेसिविर का ब्लैकमेलिंग हो रहा, वो क्या हो रहा, जो छोटे क्लिनिक्स है, तो हर कोई अभी डॉक्टर जो है, जनरल प्रैक्टिशनर भी है, वो चाह रहा है कि मैं कोविड में कुछ तो भी ये प्रैक्टिस कर लूँ। तो उसमें क्या हो रहा, हर कोई जनरल प्रैक्टिशनर कोविड का पेशेंट रख ले रहा, उसको ट्रीटमेंट थोड़ा इनिशियल दे दे रहा। उसमें पेशेंट को वहाँ पे उनके पास रेमडेसिविर तो अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि रेमडेसिविर के अभी स्ट्रिक्ट ये हो गया, रेगुलेशंस हो गए, डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से जो भी है, रेगुलेशंस के अंदर रेमडेसिविर मिल रहा। तो अब बाहर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, इनको रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हो, एज ए निमोनिया बोल के पेशेंट को एडमिट कर ले रहे, वहाँ पे 5-6 दिन उनका ट्रीटमेंट कर रहे विदाउट रेमडेसिविर, विदाउट एनी फेविफ्लू, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसके बाद में पेशेंट बैड हो जा रहा। फिर पेशेंट जब बैड हो जा रहा है, उसका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा, 80 के नीचे सैचुरेशन जा रहा, तब पैनिक हो गए, तब घबराहट में फिर पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके फिर दर दर भटक रहे, फिर ये हॉस्पिटल जा, वो हॉस्पिटल जा। फिर उसमें क्या हो रहा, पेशेंट्स को 70 सैचुरेशन देके इंडिविजुअल बेड्स नहीं रह रहे, क्योंकि ऑलरेडी पूरे वेंटिलेटर बेड्स पैक रह रहे। अगर हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को जल्दी लेके आए, थोड़े से सिम्टम्स में लेके आ गए, सैचुरेशन बिलो 95 है, अगर बच्चों से 94-93 भी सैचुरेशन है, पहले काम है HRCT चेस्ट करा लेना, उसके बाद में सीधा है तो एडमिशन कर लेना। तो वो पेशेंट का जो है तो इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरल टैबलेट फेविफ्लू पे भी वो पेशेंट ट्रीट हो जाएंगे। लेकिन
ये बाहर जनरल प्रैक्टिशनर के पास टाइम पास हो रहा, 8-10 दिन वहाँ पे टाइम पास करके फिर बाद में जब आ रहे हैं तो जब बैड हो जा रहे पेशेंट, तो इस वजह से पैनिक सिचुएशन है इस वजह। और रेमडेसिविर भी जो ब्लैक हो रहा तो इसी वजह से हो रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉपर जगह आएंगे तो रेमडेसिविर तो जो भी गवर्नमेंट ने केपिंग करे 1400 रुपये 850 रुपये, उसी में भी रेमडेसिविर मिलेगा और पेशेंट भी ट्रीट होंगे। तो सर ये अभी जिस तरीके से इसका ब्लैक चल रहा है बाहर, बहुत सी न्यूज़ें भी आ रही है, आप देख रहे होंगे कि इसको ब्लैक से बेचा जा रहा है रेमडेसिविर, क्योंकि पेशेंट की हालत ख़राब होती है। पेशेंट वो रिस्क ले लेता है कि 20,000 25,000 30,000 कितना भी हो, मेरे को मेरे पेशेंट की जान बचाना है। तो ऐसे जो मतलब इंसानियत के जो दुश्मन है, मैं रफ ज़बान में बता रहा हूँ, तो ये लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? इन्होंने क्या करना चाहिए सर, क्योंकि ये लोग तो तकलीफ है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी ये चीज़ कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। इन्होंने सीधे पेशेंट को, क्योंकि ये पैंडेमिक है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है कोविड का, और सब जगह घबराहट है, सब जगह डेथ रेट मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। और जो है तो जितना सीरियस सिचुएशन है जो हम लोग जानते हैं वो बाहर पब्लिक को उसका इल्म नहीं है। तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, जो डॉक्टर्स है, हाँ, जो हकीम है, तो इन्होंने सही गाइडेंस देना चाहिए पब्लिक को। इन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखते हुए उन्होंने पेशेंट्स का फ़ायदा देख के पेशेंट्स को सही जगह पे भेजना चाहिए, पेशेंट्स को सही डॉक्टर के हाथ में हवाले करना चाहिए, तो ये सब डेथ रेट भी कम हो जाएगा। हम अपनी दुकान चलाने के लिए, हम अपना ये करने के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए हम लोगों के जान के साथ खेल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसका आपको मीन्स खुदा को मुँह बताना है। तो इसलिए ये जो भी कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना, सीधा अगर पेशेंट आपके जीपी पे प्रैक्टिस में आता है, सैचुरेशन चेक करना हर पेशेंट का, सैचुरेशन कम है 95 के, सीधा पेशेंट को हायर सेंटर पे रेफर करना और वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट का गाइडेंस देना। अभी देखिए नदीम सर ने भी उनकी जो राय दी है कि जो मतलब क्लिनिक हो या छोटा मोटा हॉस्पिटल हो, जो भी हो, अगर उनके बस में है उसका ट्रीटमेंट अगर वो कर सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो उनको सही एडवाइस दीजिए ताकि वो पेशेंट को हरेसमेंट ना उठाना पड़े। क्योंकि तो हरेसमेंट में क्या होता है, पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो लो होता चला जाता है। उस ताल्लुक से क्या होता है, अगर उसकी कैपेसिटी ख़त्म होती तो प्राइवेट में आता है, बड़े हॉस्पिटल में। अगर उनके पास में उसकी सारी सहूलतें अगर नहीं होती तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उसको भेजते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसकी कैपेसिटी इतनी लो हो जाती है कि मतलब उसका मतलब बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसको मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। तो ये ऐसा मतलब छोटे मोटे जो क्लिनिक है, ये लोग अगर इनके बस में नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट ना करें ताकि उनका टाइम ख़राब ना हो, पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम ना हो। अगर उनको लग रहा है कि इनको मतलब ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल से लेना चाहिए तो उन्होंने उनको सजेस्ट करना चाहिए कि हॉस्पिटल अच्छा लेना चाहिए, क्यों तो उनकी जान की बात आ जाती है। इन्होंने इनका वक्ती तौर पे जो पैसा वसूल करने के जो काम होते हैं, मैं भी जितना हो सकता पैसे ले लेता, ट्रीटमेंट कर लेता, जब इनके हाथ से निकल जाता है पेशेंट तो इन्होंने आगे फॉरवर्ड करते हैं पेशेंट को कि आप यहाँ पर जाइए वहाँ पर जाइए। लेकिन इनके बस में अगर है, इन्होंने पहले से ही कर सकते थे तो करिए ना, बिला वजह कि आप किसी की जान को मतलब जोखिम में डाल के उनकी जान से ना खेलिए। मैं देश विकास न्यूज़ चैनल से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन।